हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में हमारे पास जो अपडेट्स है वो काफ़ी सारी हैं और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। सबसे पहले अगर हम अपडेट की बात करें तो आती है यहाँ पर कंट्रोवर्सी से। अब देखो, काफ़ी मैनेजर्स के ना, जितने भी मेजॉरिटी ऑफ द मैनेजर्स के कोई से भी क्लब के स्पेल को उठा लो, चाहे कार्लो एंचेलोटी के रियल मैड्रिड को उठा लो, चाहे अब यहाँ पर पेप गार्डियोला के सिटी या फिर बार्सिलोना को उठा लो, एक ना एक किस्सा तो ऐसा होता ही है जो कि हमेशा उसके साथ टंगा रहेगा। उस पूरे चैप्टर में हमेशा उस पर्टिकुलर इंसिडेंट की जो परछाई है वो यहाँ पर लटकी रहेगी। चाहे हम बात करें यहाँ पर पेप गार्डियोला ज़्लातन की एट बार्सिलोना, चाहे बात करें हम यहाँ पर जोसे मोरिनो पॉल पोग्बा की, और चाहे अब हम बात करें यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और एरिक टेन हैग की। लगभग 1 से 1.5 साल हो गए यहाँ पर इस चीज़ को निपटे हुए, लेकिन फिर भी आज भी जब भी रेफरेंस आती है, आज भी जब भी टेन हैग को जज करने की बारी आती है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर लोग अपने आप बढ़ जाते हैं। अब हाल ही में यहाँ पर हुआ ये है कि देखो, एरिक टेन हैग इस समय रिजल्ट्स के मामले में तो काफ़ी छोटा पड़ रहा है। देखो, है तो है नहीं, रिजल्ट्स है नहीं, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, फ्रस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं रिजल्ट्स की भी, और ऊपर से यहाँ पर ओनरशिप को लेके भी। ऐसे में यहाँ पर प्लेयर की भी जो मैनेजमेंट है वो भी यहाँ पर आपसे ठीक से नहीं हो पा रही है, और ना ही यहाँ पर प्लेयर्स अपने आप को स्टेप अप करवाते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल जो पिक्चर दिख रही है ना, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदी है। अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें, ऐसे में जब यूनाइटेड के फैन बेस की अगर हम बात करें, कोई से भी क्लब का फैन बेस हो ना, उसके लिए एक बहुत ही ईजी टारगेट बन जाता है एक ऐसा चेहरा जो कि आपको बार बार दिखेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इंटरव्यूज में, डगआउट में, और वो है मैनेजर। और यहीं पर ही एरिक टेन हैग आके फंस जाता है। अब हाल ही में यहाँ पर टॉक स्पोर्ट की बात करें, क्योंकि मैंने इसके रिगार्डिंग लगभग 9 रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, ये एक ऐसा मुद्दा है जहां पर आप गलत नहीं हो सकते। आप चूक करके ये नहीं कह सकते क्या शायद से मेरे शब्दों को इधर से उधर इंटरप्रेट किया गया है। ना, यहाँ पर टॉक स्पोर्ट के एक पॉडकास्ट में एक जर्नलिस्ट है, या फिर आप कह सकते हो एक स्पोक्स पर्सन है, जिसका नाम है यहाँ पर एलेक्स ब्राजील। उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ क्लेम करी है कि उनके जानने वाले, अब ऑफ कोर्स जो फेब्रिजियो रोमेनो होते हैं, डेविड ऑर्नस्टीन होते हैं, सारे जर्नलिस्ट होते हैं, ये कोई डायरेक्टली प्लेयर से बात तो करते नहीं है। ये प्लेयर के बीच में जो बिचौलिया होता है, जो इंटरमीडिएट होता है, उससे बात करते हैं। और एलेक्स ब्राजील ने यही कहा है कि मैंने, एक मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्लेयर है, हम दोनों के बीच में एक बिचौलिया है, और उस बिचौलिया ने मेरे को ये बताया है कि उस यूनाइटेड के प्लेयर ने ये उसको कहा है कि यूनाइटेड के ड्रेसिंग रूम में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी एरिक टेन हैग से खुश नहीं है, और ना ही यहाँ पर इस तरीके से खुश है कि वो किस तरीके से मैनेज कर रहा है, और किस तरीके से उसने जेडन सांचो को ट्रीट कर रहा है, और किस तरीके से उसने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को क्लब से बाहर करवाया था या फिर उसके साथ बदसलूकी की थी। अब यहाँ पर पहले चीज तो बताई जाती है कि इसमें एक चीज ऐड करते हैं कि जेडन सांचो एक ऐसा प्लेयर है जो कि बहुत हार्ड वर्किंग है, अपनी पूरी कोशिश कर रहा है वो यहाँ पर, लेकिन फिर भी इट्स ऑल अबाउट एरिक टेन हैग्स फॉल्ट। ये उस प्लेयर ने अपने बिचौलिए को बताया, और इस बिचौलिए ने जर्नलिस्ट को बताया। जर्नलिस्ट ने इसको 100% यहाँ पर एक एक्चुअल कॉन्वर्जेशंस की तरह दिखाया कि हाँ, ये हुआ है और मैं तुमको बता रहा हूँ। उसने यहाँ पर तमाम, मैंने जितने भी रिपोर्ट्स पढ़े, एक भी रिपोर्ट्स में यहाँ पर उसके कॉलम में, ये आर्टिकल में नहीं पब्लिश्ड है कि इस चीज़ को वो कंफर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बस हाँ, हमारे बीच में एक बिचौलिया है, और उसने उसको मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर ने बताया। अब देखो, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो कि मेरे को लगता है कि प्रॉब्लमैटिक है। सबसे पहले तो अगर हम टोटल मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, स्काई स्पोर्ट्स की बात करें, एथलेटिक की बात करें, या फिर हम यहाँ पर क्लब के कॉरेस्पॉन्डेंट्स की बात करें जो कि क्लब के माउथ पीस बन के बैठते हैं, चाहे वो मैनचेस्टर इवनिंग हो या फिर कोई और यहाँ पर हो, उन्होंने यहाँ पर जेडन सांचो को हार्ड वर्किंग तो देखो नहीं बताया। और ऑफ कोर्स हार्ड वर्किंग बताने के लिए भी जो प्रूफ्स हैं वो नहीं है, इनएफिशिएंट है। जैसे वो बायर्न के अगेंस्ट गेम जब बायर्न के अगेंस्ट गेम था तो वो फीफा खेल रहा था रात के 3-4 बजे तक, इससे हार्ड वर्किंग कैसे प्रूफ होता है? अगेन ठीक है, आप लोग काउंटर कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर अभी तक भी उसने ट्विटर पे अपना पोस्ट डिलीट नहीं करा है। उसके बाद लगातार एथलेटिक ने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि भाई यहाँ पर जो जेडन सांचो की अपॉलॉजी है, ना ही वो ड्रेसिंग रूम में किसी प्लेयर को आई है, ना ही वो एरिक टेन हैग को आई है। बट यहाँ पर आप कह सकते हो, रही बात क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, आई थिंक यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक ऐसा टॉपिक है ना कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को कोई भी प्लेयर, चाहे एक्स प्लेयर हो, वाई प्लेयर हो, जेड प्लेयर हो, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के टॉपिक को बहुत आराम से यूज कर सकता है अपने लिए सिंपैथी गेन करके। समझ रहे हो तुम कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ ऐसे किया था, देखो मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। बट ऑफ कोर्स लोग यहाँ पर थोड़े से स्मार्ट है भाई, वो समझ जाते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और यहाँ पर इसीलिए मैंने इस चीज़ को इतनी सहजता से बताया है तुमको टाइम लेके कि यहाँ पर चीज़ें इस समय चल रही हैं। कुछ भी हो सकता है, कोई विसल ब्लोअर भी हो सकता है, कोई बकचोदी भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर
कंफर्म मैनचेस्टर यूनाइटेड के ड्रेसिंग रूम में अभी भी मोल है, अभी भी वो कीड़ा है जो कि अंदर की बात बाहर कर रहा है। और ऑफ कोर्स अंदर की बात बाहर कर रहा है, लेकिन सच भी तो होनी चाहिए, शायद से ये सच भी नहीं है। खैर, इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी यहाँ पर चेल्सी की। तो कल के एपिसोड में हमने बात करी थी, आई थिंक कल के एपिसोड में शायद से वो एपिसोड में डिस्कस करा था कि नहीं करा था। देखो अभी बात यहाँ पर यह है कि नेपोली, और क्या पता है तुमको, ऑफिशियल अकाउंट पे कोकोनट ओसिमन एक नारा लग गया था, एक वीडियो पब्लिश हुई थी, जिसके बाद ओसिमन ने यहाँ पर लीगल कार्रवाई और लीगल इन्वेस्टिगेशन की धमकी दी थी। इसके बाद यहाँ पर नेपोली ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था, लेकिन अगेन उसमें से एपोलॉजी गायब था, उसमें कोई सॉरी नहीं था, कोई एपोलॉजी नहीं था, उसमें बस एक तरीके से क्लियर करा था कि वो अपने स्टार प्लेयर का कभी मजाक नहीं उड़ा सकते, जो कि डेफिनेटली इनसफिशिएंट है। इसके बाद से ये अटकलें लगाई जा रही है कि भाई विक्टर ओसिमन नेपोली को छोड़ के जाने ही वाला है अगले समर, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन इसमें भी नेपोली का ही फायदा है कि वो फिर भी 160-170 मिलियन खींच ही लेंगे, जो उनका आइडियल प्राइस है। इतना मेरे को लगता है किसी के लिए भी नहीं देना चाहिए, अनटिल अनलेस ईदर यू आर विनीसियस, पेड्री, अर्लिंग हालैंड और किलियन म्बाप्पे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आई है कि इस समय आर्सेनल जो कि टाइटल चार्ज कर रही है मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल के साथ और टॉटनहम के साथ, वो यहाँ पर शायद से जनवरी में विक्टर ओसिमन को लेना जरूर चाहेंगे। अब यहाँ पर ये बताया गया कि इसी रेस में अब चेल्सी भी आ गई है, जिनके पास ऑलरेडी निकोलस जैक्सन और आर्मांडो ब्रोहा है। लेकिन यहाँ पर भाई दोनों क्लब के लिए मेरे को लगता है, और ये मेरा ओपिनियन है, कि यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि इवन दो नेपोली यहाँ पर सेल करने के लिए इंटरेस्टेड हो सकती है, लेकिन इन नो वे वो यहाँ पर जनवरी में सेल करने में इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि वो खुद चैंपियंस लीग में इस समय है। एंड ऑफ कोर्स जिस ग्रुप में वो है वहां से कंफर्म लग रहा है कि शायद से रियल मैड्रिड और नेपोली ही यहाँ पर क्वालिफाई करने वाले हैं फॉर द राउंड ऑफ 16। ऐसे में यहाँ पर राउंड ऑफ 16 में इवन दो किसी के साथ भी मैच हो सकता है नेपोली का, नेपोली अपने चांसेस को हाई मान के चल रही है कि उनके अच्छे चांसेस है किसी भी टीम को हराने के। ऐसे में कोई भी अगर पॉसिबल यहाँ पर ट्रांसफर हो सकता है तो वो समर ट्रांसफर विंडो से पहले तो नहीं होगा। क्या आर्सेनल के ज़्यादा चांसेस है कि चेल्सी के? अब देखो इस मामले में मैं चेल्सी पे ज़्यादा भरोसा करूँगा, क्योंकि ये एक ऐसी डील होने वाली है, क्योंकि आर्सेनल की डील ऐसी थी कि गैब्रियल जेसूस को हम स्वैप कर सकते हैं, जो कि मेरे को लगता है कि कुछ हद तक ये भी कर देगी, चेल्सी भी कर देगी। ठीक है, निकोलस जैक्सन को उधर कर देते हैं या फिर आर्मांडो ब्रोहा कर देते हैं, विक्टर ओसिमन को ले लेते हैं। बट स्टिल मेरे को लगता है कि जो मनी पावर है वो चेल्सी पे ज़्यादा है, तो यहाँ पर उनका है। खैर, इसी के साथ अगर रियल मैड्रिड की बात करें तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पर रियल मैड्रिड NBA के लीग मैचेस को अब होस्ट कर सकती है, जो कि बड़ी चीज़ है। अभी तक जो लीग मैचेस होते हैं, NBA के जो ओपन लीग मैचेस होते हैं जो बाहर होते हैं, उसमें विनके स्टेडियम में हुआ था मैड्रिड में, इसमें 17,000 लोग थे, मतलब उसकी कैपेसिटी थी। अगर सैंटियागो बर्नाब्यू की बात करोगे तो 85,000 उसकी कैपेसिटी है। साथ ही यहाँ पर रियल मैड्रिड की अगर हम बात करें तो रियल मैड्रिड ने कामाविंगा और वालवर्दे दोनों का 2028 तक का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया है, और इसी लाइन में विनीसियस का भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो चुका है। जो रिलीज क्लॉज है वो सबकी औकात के बाहर है, चेल्सी की औकात के बाहर है, तो उस पर ना ही डिस्कस करें तो ज़्यादा बेटर है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अब FC बार्सिलोना की, तो भाई डैनी ओल्मो जो कि RB लाइप्जिग के स्टार प्लेयर हैं, और बताया गया है कि एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई थी कतर वर्ल्ड कप के बाद या कतर वर्ल्ड कप के दौरान बार्सिलोना और डैनी ओल्मो के बीच में, और डैनी ओल्मो ने अपना कंफर्म कर दिया था कि भाई मेरे को RB लाइप्जिग छोड़ना है 2024 में, और मैं यहाँ पर बार्सिलोना ज्वाइन करना चाहता हूँ, उसमें पूरा इंटरेस्टेड हूँ। इसी मीटिंग के ठीक बाद ही यहाँ पर RB लाइप्जिग के साथ उन्होंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, और इस कॉन्ट्रैक्ट में उनका जो नया रिलीज क्लॉज था वो था 60 मिलियन यूरोज। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि इवन दो जो कि ला मासिया प्रोडक्ट है, इवन दो यहाँ पर डैनी ओल्मो FC बार्सिलोना आना चाहते हैं, और रिपोर्ट्स के हिसाब से बार्सिलोना भी इस चीज़ को करने में काफ़ी इंटरेस्टेड है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी भी जो फाइनेंशियल टर्म्स है वो बार्सिलोना के पक्ष में खेलते हुए दिख नहीं रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर रियल मैड्रिड भी है, मैनचेस्टर सिटी में काफ़ी सारे ऐसे क्लब्स हैं जो कि इस समय डैनी ओल्मो पे इंटरेस्टेड बनाए हुए हैं, लेकिन FC बार्सिलोना इस समय सबसे पॉसिबल डेस्टिनेशन बन के सामने आ रही है अकॉर्डिंग टू जर्मन न्यूज़पेपर बाइल्ड। अब जब बात जर्मन नेशनैलिटी की हो ही रही है तो बात टोनी क्रूज के भी कर लेते हैं। देखो भैया ऐसा है, टोनी क्रूज के हिसाब से अब टोनी क्रूज और लूका मॉड्रिच का लास्ट ईयर है रियल मैड्रिड में, जहाँ लूका मॉड्रिच का समझ में आ रहा है कि शायद से मोस्ट प्रॉब्ली वो रिटायरमेंट ले सकते हैं, लेकिन इंटर मियामी अब पुचका मारने के चक्कर में है और उनको लेके आना चाहती है। यही केस अब टोनी क्रूज के साथ हो रहा है, बस फर्क ये है कि यहाँ पर जो क्लब है वो इंटर मियामी नहीं बल्कि मैनचेस्टर सिटी है। अब देखो यहाँ पर एक काफ़ी आप कह सकते हो कि वॉलेटाइल कह सकते हो, ट्रस्ट वर्दी में पता नहीं कितने नंबर मिलेंगे, लेकिन काफ़ी ब्रेक थ्रू रिपोर्ट आप कह सकते हो कि जो कि कुछ अलग ही उखाड़ने के चक्कर में है। उन्होंने यहाँ पर एक दिया है कि भाई टोनी क्रूज एक उस टाइप का प्लेयर है जो कि अभी भी हाई लेवल पे खेलता हुआ दिख रहा है। ऐसे में जब रियल मैड्रिड मिडफील्ड में ऑब्वियसली सप्लाइड है, इसके चांसेस कम लगते हैं कि टोनी क्रूज अब रियल मैड्रिड में यहाँ पर अगले साल रुकने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो अब स्क्वाड रोटेशनल प्लेयर हैं।
ऐसे में मैनचेस्टर सिटी, पेप गार्डियोला एक ऐसा प्लेयर है जो कि टोनी क्रूज को यहां पर यूज कर सकता है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बायर्न म्यूनिख में काफी टाइम के लिए खेले भी थे एक साथ। तो भैया टोनी क्रूज मैनचेस्टर सिटी में यार कुछ तगड़ा ही लग जाएगा। और देखो मैनचेस्टर सिटी का करंट प्रोजेक्ट है भी ऐसा कि टोनी क्रूज को लुभा भी सकता है, बट अगेन ये देखने वाली बात है कि टोनी क्रूज इस चीज को देखता कैसे, उसके अंदर का जो हंगर है वो कितना है। खैर इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी कंट्रोवर्सी की, और कंट्रोवर्सी हुई है भाई यहाँ पर यूवेंटस की। तो उनके जो यहाँ पर मिडफील्डर है निकोलो फाजियोली, वो यहाँ पर बेटिंग केस में फंस चुके हैं। अब यहाँ पर FIGC यानी कि जो कमिटी है इटालियन फुटबॉल की, उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ तो कंफर्म कर दिया कि यस एक इन्वेस्टिगेशन ओपन है, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया कि भाई बेटिंग यहाँ पर स्पोर्ट्स मतलब फुटबॉल बेटिंग हुई है या फिर किसी और टाइप की। अगर FIGC कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें या फिर उधर के लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें, तो आप फुटबॉल गेम्स पे बेटिंग नहीं कर सकते। उसके चक्कर में आपको यहाँ पर 3 साल का बैन और यहाँ पर $25,000 का फाइन लग जाएगा। लेकिन आप बाकी टाइप की बैटिंग कर सकते हो। अब बाकी क्रिस गेल के आप पिछवाड़े में बैटिंग कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर निकोलो फाजियोली की जो लॉयर्स है उन्होंने कहा कि ठीक है अभी सब काम एंड कंपोज्ड है और वो खेलता रहेगा। पिछले 9 गेम में से 7 गेम स्टार्ट करे उसने, कुछ सितंबर में यहाँ पर इटली के साथ उन्होंने डेब्यू भी कराया। यूवेंटस ने अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर कोई कमेंट नहीं किया है और ना ही निकोलो फाजियोली की तरफ से कोई कमेंट आया है। आपको समझना पड़ेगा कि यूवेंटस की मिडफील्ड में ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है, दैट इज पोग्बा। उनका डोपिंग में यहाँ पर लाइक पॉजिटिव आया था, उसके बाद रीडोपिंग हुआ और उसमें भी पॉजिटिव भाई हमारे पकड़े गए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इस समय जो होइबर्ग हैं उसको टारगेट कर रही है यूवेंटस, लेकिन वहां पर 30 मिलियन का प्राइस टैग टॉटनहम ने लगा रखा है, जो कि इस समय तो यूवेंटस पे करने के मूड में नहीं है। मैं आपको बता दूं कि होइबर्ग एक ऐसा प्लेयर है जिसको एथलेटिको मैड्रिड भी लेके आना चाहती है, तो शायद से टॉटनहम शायद से अपना प्राइस यहाँ पर लो करेगी। इसी के साथ अगर बात करें लियोनेल मेसी की, तो बहुत कुछ कह दिया गया है, बहुत कुछ छाप दिया गया है, बहुत कुछ बात कर दी गई है, लेकिन फाइनली यहाँ पर गॉडफादर फेब्रिजियो रोमेनो ने इस पर कंफर्म किया है कि लियोनेल मेसी का जो खुद का मन है वो यहाँ पर कोई नहीं है उसको ज्वाइन करने का। और मैंने तुमको कल परसों के एपिसोड में बताया था कि मेसी की फैमिली और मेसी का खुद का मन की क्या उसका हंगर है, क्या वो भाग दौड़ वाली जो फुटबॉल है वो फिर से लेना चाहता है। एंड ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप के बाद की अगर हम बात करें तो उसके पास अब एक भाग दौड़ करने का कोई रीज़न बचा नहीं है, तो वो और प्लस उसका जो खुद का डेडिकेशन या खुद का हंगर है वो भी इस चीज़ को अब अलाउ नहीं करता कि वो यहाँ पर फाइनली यूरोपियन फुटबॉल में भागा दौड़ी करे। ऐसे में यहाँ पर बता दिया गया कि भाई देखो नवंबर में भी उसके वर्ल्ड कप के मैच है, अभी अक्टूबर में भी वर्ल्ड कप के मैच है, फिर दिसंबर में भी एक आधा मैच आ जाएगा, इतना जनवरी में कुछ ना कुछ हो ही जाएगा और फाइनली फरवरी में से वापस वो MLS में स्टार्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, अपने आप को थोड़ा फन टाइम दे रहा है। और मैचेस की बात करें तो यस उसका जो डोमेस्टिक है वो ठप है, लेकिन इंटरनेशनल फुटबॉल वापस से चालू तो रहेगा ही रहेगा और ऐसे में वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कोपा अमेरिका 2024 के लिए। इसी के साथ बात करें, कल एक और ड्रामे की बात हुई और वो था नेपोली का ड्रामा। अब देखो रूडी गार्सिया को जब अल सैक्सिनसन ने सैक किया तो यहाँ पर नेपोली ने उठा लिया, क्योंकि भाई वहाँ से लूसियन स्पेलेटी यहाँ पर चले गए थे। ऐसे में स्पेलेटी का जो एक आर्किटेक्ट टाइप फुटबॉल था उसको यहाँ पर आप कह सकते हो कि रूडी गार्सिया इतनी तरीके से रेप्लिकेट नहीं कर पाया, इवन दो रिजल्ट्स फिर भी उनके कुछ हद तक फेवर में हैं। लेकिन आपको पता है कि नेपोली का जो प्रेसिडेंट है डी लॉरेंटाइटिस वो अलग ही लेवल पे चलता है। ऐसे में रिपोर्ट्स के हिसाब से लगभग 3 से 4 गेम मिले थे रूडी गार्सिया को अपनी जॉब बचाने के लिए, लेकिन उसमें भी यहाँ पर कुछ खास उन्होंने उखाड़ा नहीं। अब यहाँ पर बताया जा रहा था कि भाई एंटोनियो कॉन्टे की अवेलेबिलिटी को कुछ इस तरीके से लिया डी लॉरेंटाइटिस ने कि उन्होंने हर चीज मुमकिन कर दी थी कि भाई इसको कन्विंस करके लेके आना ही है। लेकिन आप कह सकते हो कि रूडी गार्सिया को जहां लग रहा था कि उसका पत्ता कट चुका है और एंटोनियो कॉन्टे वुड बी द नेक्स्ट न्यू मैनेजर ऑफ नेपोली, एंटोनियो कॉन्टे ने मना कर दिया। इसके पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि उसको टाइमिंग बिल्कुल भी सही नहीं लग रही, और टाइमिंग ये थी कि वो प्री सीजन लेना चाहता है अपनी नई टीम के साथ, और दूसरी चीज है कि वो अभी भी ये बिलीव करता है कि नेपोली से अच्छे प्रोजेक्ट उसको मिलने वाले हैं और इसीलिए वो यहाँ पर वेट करना ज्यादा प्रेफर करता है। क्या वो मैनचेस्टर यूनाइटेड पे फोकस कर रहा है, लेकिन मेरे को नहीं लगता यूनाइटेड ऐसा क्लब ऐसा मैनेजर तो लेके आएगा। तो रूडी गार्सिया को भाई एक और चांस दिया गया है एंटोनियो कॉन्टे की तरफ से एक्सीडेंटली, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या रूडी गार्सिया इस चांस को कन्वर्ट कर सकता है या फिर कहीं ना कहीं पिछवाड़े पे लात तो पड़नी ही वाली है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। मिलते हैं आपसे अगले एक एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड।